हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनल गर्ग। डॉक्टर मीनल गर्ग इज वेरी पॉपुलर एंड आई वाज ट्राइंग टू रीच हर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि समहाउ वो अग्री कर जाए इंटरव्यू देने के लिए। तो फाइनली वो अग्री कर गए। बट उनका टाइम सीक आउट करना और समहाउ कुछ क्रंच में भी टाइम निकालना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू डॉक्टर मीनल गर्ग that she agreed upon and now she is right here in front of us. So before we proceed, मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी so that all of us know what is her background and how she can help us as a women. तो ये पूरा इंटरव्यू जो है ये हमारा रिवॉल्व करेगा अराउंड पीसीओडी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो वुमेन फेस करती हैं आज के टाइम में। एंड इफ दे आर एबल टू कंसीव तो क्यों वो कंसीव करना ठहर नहीं पाता है, या वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या पीसीओडी क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आई एम रियली हैप्पी दैट शी अग्रीड एंड आई एम फुल ऑफ zeal to get this started. So Dr. Meenal Garg is having MD from AIMS, New Delhi, and DNB, MNA, She is a consultant gynecologist, laparoscopic and hysteroscopic surgeon, RCOG Associate of Royal College of Obstetrician and Gynecologist. इनकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हैं जो क्वेश्चंस आमतौर पर हर वुमेन की लाइफ में आते हैं और जो क्वेश्चंस हमें रियली हेल्प आउट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डॉक्टर मीनल गर्ग, वेलकम। वेलकम टू द चैनल। Thank you, Anu, for such a warm welcome. It's really a pleasure to talk to you. सो डॉक्टर मीनल, आप कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Frankly speaking, I feel really blessed. Being a doctor was my only cherished dream, only cherished dream. वाओ। And then I had the privilege to study under very good institutes. My MBBS was from Manipal, Mangalore, MBBS, KMC, Mangalore. It was really a college of great repute, and I had opportunity to work with real great teachers of this time. उसके बाद में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और सीनियर रेजिडेंसी आई डिड एट एम्स दिल्ली एंड आई अगेन हैड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द स्टेरॉइड्स। मेरा पैशन धीरे धीरे गायनी एंडोस्कोपी और गायनी एंडोक्रोनोलॉजी की तरफ में शिफ्ट होता रहा, दो आई एंजॉय डूइंग एवरीथिंग बट माय मेन फोकस इज दैट। सो ओवरऑल आई थिंक इट हैज बीन ब्लेस्ड जर्नी और मुझे आई एम रियली पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी से इंटरेक्ट करके किसी की लाइफ में अगर 1% भी कुछ बदलाव ला सके तो इट्स रियली अ ग्रेट प्रिविलेज आई फील। Absolutely, absolutely. And truly, it is an honor to have you here. So, the first question that we have is what exactly is PCOD and how does it differ from PCOS? Many people use these terms interchangeably. Could you really clarify the distinction between PCOD and PCOS in terms of like maybe causes, symptoms, long-term health implications? क्या है पीसीओडी और कैसे ये डिफरेंशिएट करता है पीसीओएस से, कैसे ये अलग है पीसीओएस से? क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली लोगों को बता दिया जाता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, और हम लोग सोचते हैं कि जो पीसीओडी के लिए एप्लीकेबल है वही पीसीओएस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या हम एग्जैक्टली। इसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या ये डिफरेंट है, या क्या मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? अनु, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रॉट आउट अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से पेशेंट्स तो पूछते ही हैं, मेरा स्टाफ भी मुझसे पूछता है कि मैम एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में। तो अगर हम इसको ओवरऑल डिफरेंशिएट करें तो बस ये समझने की जरूरत है कि पीसीओडी एक थोड़ा ओल्ड, थोड़ा ब्रॉडर और थोड़ा जनरल टर्म है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो यहाँ आप बात से समझ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म से कि बेसिकली ओवरी पे फोकस कर रहा है। जब हम किसी पेशेंट को जिनको पीसीओडी होता है अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें ओवरी में हमें छोटे 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 फॉलिकल्स दिखते हैं जो सिस्ट का आकार जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत सारी सिस्ट हैं, इट इज इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन बेसिकली ये सिस्ट नहीं है, दीज आर इमेच्योर फॉलिकल्स, आपके एग्स हैं जो इकट्ठे हुए हुए हैं जो रिलीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये सिस्ट नहीं है एग्जैक्टली।
दूसरी चीज, जो हम पीसीओडी कहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ओवेरी पे ही फोकस कर रहा था। पर जैसे जैसे रिसर्च आपकी डेवलप हुई तो रिसर्च में पता चला कि दिस इज नॉट ओनली अ डिजीज विच इज पर्टेनिंग टू द ओवरीज, बेसिकली दिस इज एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पीसीओडी ओके। सिर्फ ओवरी से रिलेटेड नहीं है, इसमें पेशेंट की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होने के साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक, मतलब आपकी ओवरऑल जनरल वेलबींग में भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। पेशेंट को पीरियड्स की प्रॉब्लम के साथ साथ में दे कैन बी हैविंग हायर प्रोपेंसिटी टू डेवलप डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, सिस्टमिक सिंड्रोम्स। तो इसलिए इसको धीरे धीरे करके उसका जो टर्मिनोलॉजी है उसको पीसीओएस कह दिया गया, टू एनकंपास एवरीथिंग which is included in it. ओके। So, in nutshell, you can say that all PCOD need not be PCOS, but all PCOS have PCOD. मतलब ओवेरियन प्रॉब्लम तो है, पर ओवेरियन प्रॉब्लम के साथ में जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, जो सिस्टमिक चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, उन सबका होलिस्टिक नाम जो है दैट इज अ पीसीओएस। ओके। ऑल राइट। तो कई बार किसी किसी पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, उनके पीरियड्स भी ठीक हैं, वो सब कुछ ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, वहां पे डॉक्टर को लगता है कि अरे इसमें जो मॉर्फोलॉजी है देखने में ओवरी की वो थोड़ी पॉलीसिस्टिक टाइप की है, तो वो उसको पीसीओडी लिख देते हैं। नाउ दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड कि हर अल्ट्रासाउंड में दिखने वाला पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जरूरी नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो ही। इट कैन बी जस्ट एन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग एज वेल। इसका अपना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, सिर्फ एक चीज के बेसिस पर हम इसे डायग्नोज नहीं करते। दिस इज कॉल्ड एज रॉटरडम क्राइटेरिया, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। पर उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, उसमें से दो जरूर मिलने चाहिए बिफोर वी लेबल अ पेशेंट एज अ पीसीओ पेशेंट। ओके। तो क्या ये पहले ही टेस्ट में, कुछ टेस्ट में पता चल जाता है, मे बी राइट आफ्टर वन टेस्ट और टू टेस्ट, या इसका एक नहीं, पूरा देखिए इसमें इलाबोरेटेड क्या होता प्रोसेस है, है? इसमें इसका ना क्लिनिकल, इसमें तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि पेशेंट को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, शी इज गेटिंग इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स, पीरियड हम्म। झड़ के आ रहे हैं अगर हम आम भाषा में कहें। दूसरा चीज है कि पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में, जैसे मैंने अभी बताया, अल्ट्रासाउंड में पेशेंट को पीसीओडी टाइप की मोर्फोलॉजी आ रही है। तीसरा चीज इसमें होता है कि पेशेंट को हाइपर एंड्रोजेनिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि चेहरे पर या पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल होना, और चेहरे पर मुहासे होना, अगर हम उनकी टेस्टिंग कराएं तो उनके एंड्रोजन्स का हाई आना। अब ये जो तीन चीजें हैं इसमें से अगर दो चीजें भी मिलती हैं तो पेशेंट को पीसीओ कहा जा सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड में नहीं भी आया है पर उसके हम्म। पहले दोनों फीचर्स अगर मीट आउट कर रहे हैं, शी हैज हाइपर एंड्रोजनिज्म, शी हैज इरेगुलर साइकिल्स, एंड शी कैन बी अ पीसीओ। ओके। ओके। सो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया मोटा मोटा, कि पहला कि इरेगुलर साइकिल्स, और हम्म। दूसरा कि अगर आपको आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो मतलब सब सब हम्म। जगह है, तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट देयर आर हाई चांसेस ऑफ पीसीओडी। हाँ, देन यू शुड सी अ गायनेकोलॉजिस्ट ओके। for confirmation, because there can be other reasons also which can be associated with this. ओके। ऑल राइट। ओके। ओके। थैंक यू। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is it possible to have PCOD without being overweight? So there is a common belief that PCOD only affects overweight women. Can you shed some light on how exactly PCOD manifests in women of different body types, और क्या ये really associated है overweight से PCOD, या ये सिर्फ एक myth है और किसी भी different types of body shapes के साथ हो सकता है? अगेन दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पीसीओडी सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों को हो सकता है, अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, आप बल्की हैं तो ही हो सकता है। पर ये बिल्कुल ही मिथ है, बिकॉज देयर इज ए एंटिटी कॉल्ड एज लीन पीसीओ। There can be PCOS patient which can be really very very thin, very thin. I mean, you can find them weight around 40, 45, and they can have full blown features of PCO along with a metabolic presentation. So ये एक मिथ है, लीन पीसीओ भी होता है और इनका मैनेजमेंट भी बिल्कुल पीसीओ के पेशेंट्स की तरह ही करा जाता है। ओके। तो दो इट इज मोर कॉमन इन ओबीज पीपल बट कैन डेफिनेटली प्रेजेंट इन लीन पीपल एज वेल। तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था वो क्राइटेरिया सेम रहता है टू डायग्नोस बोथ इन ओके। ओबीज पेशेंट्स। हम देखा उस क्राइटेरिया में कहीं वेट के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक मिथ है कि सिर्फ मोटे लोगों में पीसीओडी एग्जैक्टली। पाया जाता है। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, हाउ डज पीसीओडी इम्पैक्ट फर्टिलिटी?
and what are the treatment options. So maybe for a woman trying to conceive, what challenges does PCOD present and what medical interventions are available to assist with fertility? So the question is revolving around कि PCOD impact करता है क्या fertility को, और अगर करता है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके अवेलेबल हैं आज के टाइम में. एक विमेन जो ट्राई कर रही है, एक औरत जो ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, बच्चा करने के लिए, तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर पीसीओडी उसके में पाया जाता है, और कौन से मेडिकल इंटरवेंशन अवेलेबल हैं जो हेल्प कर सकते हैं उसको इस फर्टिलिटी इशू से रिलेटेड. सबसे पहले तो पीसीओडी में जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है एनोवुलेशन. एनोवुलेशन मीन्स एग इज नॉट बीइंग रिलीज्ड. So I'll tell you in simple words, in every woman, every month there is ovulation. कुछ eggs follicles recruit होते हैं, उसमें से एक अंडा बड़ा होके वो mature हो सकता है. अगर वो शुक्राणु के साथ मिल गया तो भ्रूण की स्थापना होके प्रेगनेंसी आगे हो सकती है. तो इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा नहीं कि एग्स नहीं है, दे कैन बी मेनी एग्स. पर जो एग का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है कि एग्स जो आपके सेलेक्ट हुए हर साइकिल, उसमें से एक एग मेच्योर हो जाता है, वो प्रोसेस काफी बार हॉल्ट होती है, वो प्रोसेस सही काम नहीं हो रही होती. तो एग्स हैं पर कोई भी एग बड़ा ही नहीं हो रहा. जैसे हम स्कैन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देर इज एन ओवुलेशन, देर इज नो ओवुलेशन हैपनिंग. तो जब एग ही रिलीज नहीं हो रहा तो कंसीव नहीं हो पाएगा. तो अब इसकी इंटरवेंशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट पेशेंट अपने लिए खुद ले सकता है विदाउट आवर हेल्प. It will be very surprising to hear that. That is lifestyle modification. Lifestyle modification is the first and foremost treatment of PCO. If you balance certain things, if you follow certain rules, then आप अपना पीसीओ खुद भी बैलेंस कर सकते हैं. हो सकता है आपको हमारी कोई भी जरूरत नहीं पड़े. Wow, it is इनफैक्ट टेल माई eye-opening. पेशेंट इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है या मेरे हाथ में देना है. अगर आपने अपना वेट, आपका बीएमआई से अधिक है, आपने अपना वेट कंट्रोल करा, आपने अपनी डाइट बहुत बैलेंस ली. बैलेंस मीन्स अ कंप्लीट बैलेंस मील जिसमें कि वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब कुछ प्रॉपर मात्रा में हो, आपका रिफाइंड फ्लावर शुगर इन सब चीजों का इंटेक बिल्कुल ही कम हो, अ होलिस्टिक डाइट जिसे हम कहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल्स आप लो कर पा रहे हैं थ्रू मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड अदर थिंग्स, आप प्रॉपर टाइम से सो पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका हार्मोन एक्सेस धीरे धीरे अपने आप अलाइन हो सकता है. एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस इफ अ पेशेंट इज रियली वेरी कंसिस्टेंट कि वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो बहुत टाइम पेशेंट 3 to 6 months में अपने आप ही कंसीव हो जाते हैं विदाउट अस इंटरवीनिंग एट ऑल. तो ये जो आपने अभी बोला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मतलब मैंने कभी सुना नहीं था कि अपने अपने आप भी आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. आई मीन जिस भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमेशा यही बताते हैं कि आप ये सब चीजें करिए या ये सब टेस्ट कराइए एंड देन वील प्रोसीड विद दिस एंड यस यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड दिस एंड दैट. बट वो हमेशा एक सप्लीमेंट्री चीज की तरह बताया जाता है. ऐसे कभी भी नहीं बताया जाता कि आप भी खुद अपना ख्याल रख के इस चीज से बाहर निकल सकते हैं. ये तो काफी एम्पावरिंग है. Yes, it is. It is. इनफैक्ट आई टेल माई पेशेंट्स कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप मेरे पास लाइफ लॉन्ग क्लिनिक में आए. मेरा पर्पस है कि मैं आपको उस समय तक मेडिकेशंस दूं जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक कर लेते. और उसके बाद आई वांट टू टेपर डाउन द मेडिकेशंस एंड पुट यू ऑफ मेडिकेशंस. दैट शुड बी द आइडियल पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट. वंडरफुल वंडरफुल. आपकी ये सोच सुनकर बहुत ही अच्छा लगा. नहीं तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर्स सीधा अपना अपनी मेडिकेशन पे डाल देते हैं और बताते नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो लेकिन आप इतना खुल के नहीं, इस बारे में मेडिकेशंस बोल पे रहे हैं. अनु मुझे भी डालना पड़ता है क्योंकि पेशेंट के लिए एकदम से ना वो लाइफस्टाइल वो 20 years 30 years से जो फॉलो कर रहा है उसको एकदम से स्विच करना मुश्किल होता है. बट दे हैव टू स्टार्ट इट अलोंग विद. और इफ समबडी इज रियली वेरी फोकस कि हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम उनको स्ट्रेट अवे मेडिकेशन छोड़ के उनको लाइफस्टाइल पे भी एडवाइस कर सकते हैं. हाँ, लाइफस्टाइल के इसमें बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं. देयर इज नो कंफ्यूजन. मतलब ये नहीं कि आप जाके वेट लूज करिए, वेट लॉस करने का भी प्रॉपर गाइडलाइंस में तरीका मेंशन्ड है. If you want to maintain your weight, like if we're talking about the lean PCO patient, then target is 150 minutes per week of moderate intensity workout. 150 minutes per week can be just 30 minutes a day for 5 days a week, very much manageable. But if you want to lose your weight, if your BMI is more than 25, then target should be minimum 250 minutes per week of moderate intensity workout.
which which means includes almost. minimum 2 days of strength training. So I always write this time that you make a timetable, and next time when you follow up with me after 2 or 3 months, I need to see that. पर बहुत कम लोग हैं जो वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कुछ वो बना कर लेकर आते हैं. हम जो डाइट चार्ट देते हैं वो भी अक्सर हमारे साथ फाइल में ही वापस आ जाता है. तो आई टेल देम कि फाइल में ही रखा हुआ डाइट चार्ट वापस आ गया, इसका मतलब यू हैव नेवर यूज्ड इट. तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे सिंसियरली देन डेफिनेटली इट कैन गिव यू गुड रिजल्ट, पर बात वही फॉलो आपने करना है. एब्सोल्युटली. और मैंने ये कहीं पढ़ा था, आई थिंक, कि ये लाइफस्टाइल डिजीज ही है. तो बिल्कुल सही आपने पॉइंट हम्म. किया कि लाइफस्टाइल अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. बट इट इज या वेरी इंटरेस्टिंग एंड एस्टोनिशिंग टू नो कि स्लीप का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है. बहुत बड़ा. मतलब आप ये सोचिए जिस समय आपकी ग्रैंड मदर या मेरी ग्रैंड मदर थी, उस समय हार्डली एनीबडी हैड लॉट ऑफ हेयर्स. आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मदर, शी हैड अ ब्यूटिफुल स्किन इन हर 80s. देर वॉज हार्डली एनी हेयर ग्रोथ ऑन अ बॉडी. उस समय सबकी स्किन फ्लॉलेस होती थी. देर वॉज नो इनफर्टिलिटी इशूज बिकॉज देर वॉज, आई फील दे वर मोर इन सिंक्रोनी विद द नेचर बिकॉज दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी. तो जिस समय सनसेट होना है आपने उस समय खाना खा ही लेना है, उस टाइम तक सो ही जाना है. सो डेफिनेटली यू आर इन सिंक्रोनी विद द बायोलॉजिकल क्लॉक. नाउ यस. एज टेक्नोलॉजीज आर इम्प्रूविंग, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हम उससे बिल्कुल ही अलग जा रहे हैं. हमारा जो पीनियल ग्लैंड का काम करने का टाइम था, मेलेटोनिन का जो सिक्रीशन का टाइम था, उस समय उसको बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, अंधेरा चाहिए. अगर आप लेट नाइट तक जगे रहेंगे तो वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. And that can also cause the ovarian dysfunction. This is the recent theories which are coming up. Oh my God. So again, it is very important. आप ठीक है, आप सनसेट के टाइम तो अब नहीं सो सकते आजकल के टाइम पर, बट कोशिश करें डोंट मेक योर स्लीप टाइम वे बियॉन्ड 9-10ish. ट्राई टू स्लीप अराउंड 10 दैट टाइम. अगर आप 2 बजे 3 बजे सोने वालों में से हैं देन यू कैन हैव मोर चांसेस, स्पेशली इन फीमेल्स आई एम टॉकिंग, यू कैन हैव मोर चांसेस ऑफ ओवेरियन डिस्फंक्शन. ओके. ऑलराइट. तो ये मैंने ये भी सुना है कि ये स्लीप का रिलेशन स्ट्रेस से भी होता है, एंड स्ट्रेस आल्सो रिफ्लेक्ट्स. हाँ. हाँ. अगर ओके. आपका स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं then again your hormone synthesis will not be in a very proper way and you can again have ovarian dysfunction. So this is basically, this is a holistic approach. आपको वो थोड़ा ना बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में जाना पड़ेगा. आजकल का जो यूथ है वो बहुत ज्यादा भाग रहा है. वो टाइम की रिक्वायरमेंट भी है, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, पर एट द सेम टाइम आप वो किस लिए भाग रहे हो? फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो आपको वो देखना जरूरी है कि क्या आप वो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पा रहे हैं, या जो आपका लाइफस्टाइल है आप आगे 10 साल बाद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे. एब्सोल्युटली. वन थिंग वी हैव नॉट यस. डिस्कस्ड, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काम नहीं करता तो उसके बाद डेफिनेटली देयर आर मेडिसिन विच कैन हेल्प इन इंड्यूसिंग ओवुलेशन. ओके. देन अगर उनसे भी नहीं होता है देन देर इज ऑप्शन ऑफ IVF थ्रू विच अ वुमन कैन बिकम प्रेग्नेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी. There is one surgical option also, though it is reserved for very selected cases which are not responding to other therapies, through which we can do a ovarian drilling. एक laparoscopic procedure होता है जिसमें ओवरी में बहुत छोटे छोटे 3-4 होल्स किए जाते हैं, ताकि एक तरह से अगर हम आम भाषा में कहें तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकल जाएं और आपकी ओवरी ओवुलेट करने लगे. So these are the interventions which are available. सो इफ लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, तो कितने टाइम में विमेन वापस अपने रूटीन में जा सकती है, या कितना लंबा प्रोसीजर ये रहता है? Laparoscopic procedures are usually like procedures like this can be done on day care. मतलब आप आज एडमिट हुए हैं, बेहोशी में होगा, पर आपको आज शाम तक या मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक छुट्टी की जा सकती है. Back to recovery overall can take maybe 1 to 2 weeks, but you can feel very comfortable in doing your routine things maybe just after a week. So in laparoscopy recovery is very very quick. बहुत जल्दी रिकवरी होती है laparoscopy के बाद. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So my next question to you is, what are the most effective lifestyle changes for managing PCOD symptoms? जैसे कि आप बात कर रहे थे कि lifestyle change होना चाहिए. So beyond medication, how exactly diet, exercise, stress management play a role in controlling PCOD? क्या हम कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट में, जिससे हम कुछ लाइफस्टाइल चेंज ला पाएं और पीसीओडी सिम्टम्स को कम कर पाएं या रिमूव कर पाएं? और are there any specific recommendations you may give to your patients? Yes. इसमें जो गोल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल. आपको पता है कि आपको एक गोल मेजर करना है कि आपको इतने टाइम में रिजल्ट चाहिए.
अचीवेबल, कोई अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने हैं, रियलिस्टिक, राइट? सो इन गोल्स में बेसिकली ये सबसे पहले हम चलते हैं डाइट की तरफ। डाइट एज ए सेट, पहले बहुत सारा सैलेड होना चाहिए, उसके बाद में खाना होना चाहिए। खाने में अगर आप अपने खाने में मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करें तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो आपकी बॉडी को एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज का लोड उसमें नहीं मिलता। दूसरी चीज, जितना आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे उतना आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करेगी। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज एज आई टोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सी एक्सरसाइज करें वो आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि 100% जिम ही जाना है। मैं कहती हूँ आप जो एक्सरसाइज खुश होकर कर सको आप वो एक्सरसाइज करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू। आप परेशान होकर जिम जा रहे हो उससे कोई पॉइंट नहीं है। यू कैन डू जुम्बा, यू कैन डू स्विमिंग, यू कैन डू जिमिंग, यू कैन डू योगा, एनीथिंग, बट 45 minutes to 1 hour you will be required to do. Then adequate sleep, 7 to 8 hours of good sleep is very important. एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस कम नहीं कर सकते, अब आजकल के डे टू डे लाइफ में हर किसी को प्रोफेशनल प्लेस का स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता ही है, तो आप उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। लाइक इनकॉर्पोरेटिंग इन अ हॉबी, मे बी 2 to 3 times in a week or just only on weekdays, I mean sorry, weekends, that can be very relevant. Daily doing some breathing exercises, put on some meditation music while you sleep. So all these things can be very simple steps which can help in de-stressing you. यस, ग्रेट आइडिया। इनफैक्ट दिस गिव्स मी अ थॉट कि अगर हम जा रहे हैं जिम में जा रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट है कि जिम में पहुंचना है, लेट हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे Exactly. हैं, या प्रेशर ले रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई है, तो शायद वो इक्वेट कर जाता होगा। तो कोई पॉइंट नहीं Yes. है ऐसा स्ट्रेस लेने का। एब्सोल्युटली Yes. वेरी वैलिड पॉइंट। और आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि ये सारी चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो Mm. ऐसा नहीं है कि आप एक चीज पे ओवर प्रेशर कर रहे हैं और दूसरी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजों को Exactly. एक साथ लेके चलना है। ब्यूटीफुल। एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स, लाइक अगर मैं सोचूं आज से मैं करती हूँ, तो हम्म। कितना टाइम लग जाता है इस चेंज को आने में, या सबके लिए अलग अलग है? देखो, चेंजेस तो आपकी बॉडी में दिखने शुरू होंगे जो आपको भी विजिबल होंगे। मे बी इट कैन टेक अराउंड 3 months, है ना? पर आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आपका खुद के लिए जो रिस्पॉन्स है, आप खुद अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, इन सबके चेंजेस आपको विद इन अ वीक दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। हम्म। तो हम विद इन अ वीक्स टाइम हम लोग कुछ रियलाइज करते हैं तो हम टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि नहीं नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं। नहीं ओके। नहीं। ओके। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो चेक पॉइंट है वो आपका, अगर आपके साइकिल्स ठीक आने शुरू हो गए हैं। साइकिल्स ठीक का मतलब ये है कि यस। अगर आपको पहले 3 months में साइकिल्स आ रहे थे, अब ऐसा नहीं कि अगली बार सीधे 28 days में आ जाएंगे, पर धीरे धीरे वो इंटरवल अगर आपका कम होने लगा है, मे बी जस्ट अ वीक, इसका मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, पर ग्रेट। देन दीज चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर लाइफस्टाइल, कि मतलब आप इस लाइफस्टाइल के साथ आगे रहने में इंटरेस्टेड हैं और आप मोटिवेटेड हैं। मतलब ये नहीं कि आपका पीसीओडी मैनेज हो गया और उसके बाद आपने लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट करने बंद कर दिए। ओ, ओके, ऐसा भी है। तो हमें मतलब कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। देखो, ये सब पीसीओडी के लिए थोड़ी है। मतलब हैविंग अ गुड डाइट, एक्सरसाइजिंग डेली, डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, हैविंग अ गुड स्लीप, ये सब तो हमारे जनरल वेलबींग के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्विकली। हम्म। So, the question is, can you discuss the role of insulin resistance in PCOD? ये बहुत क्वेश्चन आता है। हम्म। And how does हम्म। insulin resistance contribute to PCOD symptoms, and what strategies are effective? If we talk about the kind of strategies that are effective in addressing the issue, तो क्या आप डिस्कस कर सकते हम्म। हैं कि क्या रोल रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीसीओडी में, और कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट करती है पीसीओडी सिम्टम्स में, और कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जो इफेक्टिव रह सकते हैं, असरदार रह सकते हैं इस चीज को एड्रेस करने में? पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपका जो बॉडी जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, आपकी बॉडी उसको उतना अच्छा अडेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। सो देर इज इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही पीसीओडी के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। दैट इज वाई दीज पीपल आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज इन फ्यूचर। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस को केटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगेन द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप ही धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा।
And then again, we have certain medications which can help. It can be very simple medications. एक medication होती है जो अक्सर डायबिटिक्स को दी जाती है, मेटफॉर्मिन, अगर आपने सुना हो। Yes. वो मेडिकेशन पीसीओडी के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। तो कई बार पेशेंट्स को हमें बता के देना पड़ता है, क्योंकि वो कंफ्यूज जाते हैं, वो जाके गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि तो डायबिटीज में दी जाती है, बोलता है Yes. डॉक्टर ने तो गलत दवाई दे दी। तो अब हम बता के देने लगे हैं कि आप इसको कहीं मालूम करेंगे तो वो कहेंगे गलत दवाई दे दी, डायबिटीज की है, बट इट हेल्प्स इन दिस कंडीशन। सो इसमें मेडिकेशंस का भी रोल है। मेडिकेशंस कैन बी गिवन, बट आई विल बी अगेन एंड अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और उसको कंटिन्यू रखते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस विल कम डाउन। आजकल के टाइम में इतना प्रेशर हो गया है, आई मीन हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा ही है कि सोसाइटल प्रेशर भी रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस होने लग गई हैं, तो आपके ऊपर कंसीव करने का भी एक तरीके का प्रेशर रहता है। फिर उस टाइम में आप इतने अवेयर हो जाते हैं, बिकॉज आप आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, थैंक्स टू गूगल। तो हर कोई इतना ज्यादा, इनफैक्ट इफ आई गो बैक टू माय टाइम, तो मुझे भी याद आता है कि मैं बहुत पढ़ाई करा करती थी और डिफरेंट सोर्सेज से करती थी। तो एब्सोल्युटली वेरी वैलिड पॉइंट कि हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमें कौन क्या बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस से सुन रहे हैं ये बातें, कहाँ से वो आ रही हैं, कौन सा सोर्स है। हम कुछ भी गूगल से उठा के और फिर डॉक्टर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है क्या चीज कब दी जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले अवेयर करते हैं कि यस, हमें इसलिए ये मेडिसिन दी जा रही है और ये प्रिकॉशनरी है और इस तरीके से ये हेल्प करेगी। तो वेरी नाइस। Okay, so our next question is, what are the latest advancement in PCOD treatment? Are there any new medications, therapies, or research findings that offer hope for those struggling with PCOD? क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स पीसीओडी ट्रीटमेंट में आ रहे हैं आज के टाइम में? क्या कुछ नई मेडिकेशंस हैं, कुछ नई थेरेपीज हैं, कुछ नई रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो किसी तरीके की होप ऑफर करें कि यस, जो लोग पीसीओडी से आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं उनका स्ट्रगल कम हो जाएगा? Definitely, I know there are a lot of advancements which are going on in the field of PCO. और द रेंज ऑफ मेडिकेशंस भी बहुत बढ़ गई हैं अब। पहले वी हैड लिमिटेड मेडिकेशंस टू ट्रीट इट। अब कुछ पेशेंट्स अगर मेटफॉर्मिन में, कुछ लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स बहुत होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द मेडिकेशन, so there are other medications which can be given to these patients which have very minimal side effects and very good results. Minusitol एक उनमें से कॉम्बिनेशन है, it comes in various trade names। तो वो पेशेंट को दिया जा सकता है। आईवीएफ की टेक्निक्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है ताकि इन पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिले और उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज की जा सके। सो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च बीइंग गोइंग ऑन, बट माइनोसिटोल इज आल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग व्हिच इज रिसेंटली कम इनटू द मार्केट। तो जो लोग इस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस एडवांसमेंट को यूटिलाइज करना चाहते हैं, या जिन जिन लोगों को लगता है कि हमें आगे इस चीज को परस्यू करना चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपने, लेट से अगर वो कहीं काम कर रहे हैं या 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या वो साथ में उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, या उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना चाहिए और फिर फोकस करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी पे? आपकी क्या सलाह रहती है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर किसी का ना अपना एक टेम्परामेंट होता है। मैं काम करके खुश हूँ, आप काम करके खुश हो। हम अगर सब कुछ छोड़ के एक जगह बैठ के उस चीज के बारे में फोकस करेंगे तो मे बी विल बी मोर स्ट्रेस्ड आउट। सो यू कंटिन्यू योर लाइफ एज यूजुअल। पर जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये तो आपके रूटीन में फिट होने चाहिए। उसके लिए आपको अपना रूटीन छोड़ के उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। If you have to exercise, it doesn't mean that you will stop going to your office. You can continue attending to your office, you can continue attend the meetings, but you have to incorporate that lifestyle into your very much well-being. आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा उस, ठीक है? तो उसके लिए ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेडिकेशंस कैन बी टेकन along with and lifestyle has to go hand in hand. ओके, ग्रेट न्यूज। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डज पीसीओडी अफेक्ट मेंटल हेल्थ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है इनफैक्ट, और बहुत लोगों पे इस चीज का असर आता है और लोग जानना चाहते हैं कि पीसीओडी एग्जैक्टली कैसे इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ पर। व्हाट सपोर्ट इज अवेलेबल? किस तरीके की सपोर्ट ली जा सकती है अगर किसी तरीके का मेंटल प्रेशर लगे या मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट लगे? बहुत विमेन रिपोर्ट
करी जाती हैं कि जो उनको एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं associated with PCOD. How do you really address the kind of psychological, physiological aspects that are coming up with this condition in your patients, and how do you really deal with it in your practice? तो पीसीओडी जब हम बात करें तो एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन आने लगा है आज के टाइम में। हमारे पास बिल्कुल। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं सोचने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं इस इस चीज के चलते एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स में आ जाती हैं और उसको एसोसिएट कर दिया जाता है कि ये पीसीओडी से रिलेटेड है या पीसीओडी की वजह से हो रहा है, या ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। आप कैसे इस चीज को एड्रेस करते हैं, कैसे अपने पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, और क्या एग्जैक्टली आप सलाह देते हैं? अनु, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो पीसीओडी तब भी था जब हमारे हाथ में एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, और पीसीओडी अब भी है जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। और अगर मैं डिफरेंस नोटिस करने की कोशिश करूं, तो पहले जो पीसीओडी के पेशेंट्स थे, पेशेंट तभी भी थे पीसीओडी के, बट दे वर नॉट दैट मच स्ट्रेसफुल जितना कि आजकल का यूथ है। और हम्म। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, यू विल टोटली एग्री विद मी दैट नेगेटिविटी सेल्स लाइक हॉटकेक्स। आप एक पॉजिटिव न्यूज मीडिया में डालो, वो इतनी वायरल नहीं होगी। यू पुट अ नेगेटिव न्यूज इनटू द मीडिया एंड इट बिकम वायरल इन नो टाइम। तो आप जितना भी आप इंफॉर्मेशन, जैसे आपने भी कहा कि आप भी सोर्स लेते थे, राइट? तो ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिलायबल सोर्स से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर हम्म। आप नॉन रिलायबल सोर्सेज से, किसी पेशेंट का अपना कुछ एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने एक वीडियो बना दी, उन्होंने एक रील डाल दी, आप उससे एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो हम्म। आप एक स्टेट ऑफ फेयर में आ जाते हो। आपको लगता है कि आपको एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिससे आपको बहुत कुछ नेगेटिव हो सकता है। आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको हार्ट डिजीज हो जाएगा, आपको बचकाने का कैंसर हो जाएगा। ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर आउट देयर। सो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस होना, आउट होना बिल्कुल लाजमी है, राइट? बट अगर आप उसका दूसरा पर्सपेक्टिव किसी एजुकेटेड इंसान से, जो उस बारे में जानकारी देने के लिए एक्चुअली ऑथराइज्ड है, आप उससे जानोगे, तो आप जानोगे कि इसका मैनेजमेंट कितना सिंपल है। जस्ट फॉलो गुड लाइफ स्टाइल। और ऐसा पॉसिबल है कि आपको मेडिकेशन की जरूरत ना पड़े या बहुत ही मिनिमल मेडिकेशन की जरूरत पड़े। सो फियर एंग्जाइटी, सबसे पहले तो अपने सिम्टम्स को खुद से गूगल नहीं करें। कई बार मैं मजाक में कहती हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने गूगल क्यों करा? मेरी इतनी मोटी किताबें रखी हैं, मेरा स्टाफ आपको दे देता, यू रीड इट एंड कम बैक टू मी आफ्टर रीडिंग द 25 पेजेस गाइडलाइंस, वी कैन डिस्कस इट। तो वो Right. नहीं चाहिए। जस्ट नीड अ 20 seconds रील एंड यू थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉम्प्लिकेशंस। That leads to fear psychosis. So first of हम्म। all, my sincere advice, please don't do that. You हम्म। have all the right to gather the information, but please take it from the reliable sources. हम्म। सेकेंड थिंग, हाँ, पीसीओडी में बिकॉज आपका सडनली वेट बढ़ता है, चेहरे पे अचानक से बहुत सारे हेयर्स दिखने लगते हैं, यहाँ नेक के एरिया में डार्कनिंग दिखने लगती है, एक्ने होने लगता है। तो यंग गर्ल्स को आजकल क्योंकि उनको बहुत सारे फिल्टर्स वाली इमेजेस बाकी लड़कियों की दिख रही है जो सीमिंगली परफेक्ट दिख रही हैं, राइट? तो उससे बहुत कंपैरिजन लोग करते हैं और बहुत सारा मन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी की हम कभी वैसे नहीं लग सकते, वो सब कुछ आने लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऊपर काम करिए, बट एक्सेप्ट योर सेल्फ। नो टू पीपल आर सेम, एवरीबडी हैज फ्लॉज, एवरीबडी हैज फ्लॉज। जिनको हम Beautiful. स्क्रीन पे बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत सुंदर देख रहे हैं, उनमें भी फ्लॉज हैं व्हेन यू सी देम इन द रियल पिक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर सेल्फ। उसके बाद आपके कोई कंसर्न्स हैं तो वो सारे एड्रेस हो सकते हैं। सो पीसीओ पेशेंट्स जो कई बार अपने लुक्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लाइक दे हैव मेनी एक्सेसिव बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स, एक्ने, तो इन सब के लिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो पीसीओ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डर्मेटोलॉजी के द्वारा भी कवर किया जाता है, उसमें दे कैन टेक ट्रीटमेंट फॉर द एक्सेसिव हेयर्स, एक्ने। तो इन सब चीजों को लेके अपने बॉडी के बारे में नेगेटिव सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू सीक हेल्प, एंड हेल्प इज रेडिली अवेलेबल फॉर यू पीपल इन टुडेज एरा। हम्म। इनफैक्ट सोशल प्रेशर भी बहुत रहता है। कुछ तो हम लोग पढ़ाई लिखाई उल्टी सीधी कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट। एंड कुछ ऐसा भी रहता है कि कई बार ऐसा फील होता है, जैसा कि कुछ मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बताया, कि आइसोलेट हो गए हैं हम सोसाइटी से, या फिर आप इस चीज की खुल के बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आप लोग बिल्कुल स्टैंड आउट हो जाएंगे या आपको गलत तरीके से देखा जाएगा। फैमिलीज उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेती हैं, ऐसा लिया जाता है कि आपके अंदर कोई कमी हुई हो गई है। तो ऑटोमेटिकली आप एग्जैक्टली। यहाँ वहां
आपके थॉट्स जाने लगते हैं। सोर्सेज ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। हम्म। तो फिर जो भी हाथ में आता है वो पढ़ के समझना, और उस चीज को सोर्स समझ के, उस चीज को एक लाइट समझ के उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा नहीं हम्म। करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज क्या हम्म। मतलब होती है और कितना सही है वो भी नहीं पता हम्म। है। तो यस, हम्म। एब्सोल्युटली वेरी वैलिड पॉइंट, हम्म। कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर चीज के बारे में हम हम्म। बस उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो और स्ट्रेस भी दे सकती है, या वो और आपको डिप्रेशन में ले जा Exactly. सकती है, या वो गलत भी हो सकती है आपके लिए। तो बिल्कुल हम्म। सही बात हम्म। कही आपने। हम्म। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Now our next question is there a connection between PCOD and other hormonal disorders like thyroid issues? Do you often see PCOD occurring alongside other endocrine disorders, and how does this influence treatment plans? तो जब हम बात करते हैं पीसीओडी की, तो क्या ये दूसरे हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड इश्यूज से कनेक्टेड है? अगर है तो हम जैसे बातें करा करते हैं या जैसे सुना जाता है कि पीसीओडी जिनको है उनको साथ के साथ कुछ ना कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, तो ये कैसे ट्रीटमेंट इनका किया जाता है, या क्या ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है इस तरीके की सिचुएशन में? अनु, इसमें पीसीओडी डायरेक्ट कॉज तो नहीं है थायराइड डिसऑर्डर्स का या दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का, बट इट इज वेरी ऑफन सीन दैट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स कैन क्लस्टर टुगेदर, that it is very common to see more than one endocrine disorder coexisting in one patient. ओके। तो जब भी कोई पीसीओ का पेशेंट्स होते हैं, उनको इरेगुलर साइकिल्स हैं, तो उनको बाकी चीजों के लिए भी हम स्क्रीन करते हैं। जैसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम से तो स्क्रीन करते ही हैं, वी टेक देयर ब्लड प्रेशर, वी गेट देयर शुगर्स चेक्ड, पर एट द सेम टाइम हम उनके थायराइड लेवल्स, जरूरत पड़ने पे उनके प्रोलैक्टिन लेवल्स, विच इज अनदर हार्मोन, ये भी चेक किए जाते हैं। और इनका ट्रीटमेंट अगर इनमें वैल्यूज में डिरेंजमेंट है तो डेफिनेटली साइड बाय साइड करना बहुत जरूरी है, तभी आपको कंप्लीट रिलीफ मिल पाएगा उस प्रॉब्लम का। तो इसका मतलब है कि ये चीजें कनेक्टेड हैं, आपने बताया, पॉसिबल हैं, को होती हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, को डायरेक्टली एग्जिस्ट कर सकते कॉजेटिव हैं। नहीं है। हाँ। ओके। ओके, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो इनको एक साथ ही ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो पीसीओडी पर इम्पैक्ट कर एग्जैक्टली। सकते हैं, क्या वो Yes, पीसीओडी? definitely. ओके। Because if somebody is hypothyroid, patient can be having excess weight. Then this excess weight can worsen the PCO symptoms of the patient. So it is very important to treat them all together. तो जब आप ये बीपी चेकअप करते हैं या डायबिटीज चेक करते हैं या बेसिक टेस्ट कराते हैं, आपको बॉडी का तो पूरा आइडिया लग ही जाता होगा कि पीसीओडी है या नहीं है, या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं या नहीं है। एट द सेम टाइम आपको क्या इस चीज का भी आइडिया लग पाता है कि इंसान की मेंटल हेल्थ कैसी है? क्योंकि अगर बीपी इश्यूज हैं तो मे बी ब्लड प्रेशर इंडिकेट्स कि वो ज्यादा प्रेशर ले रहा है या ज्यादा एंजाइटी में रहता है। क्या ऐसे कुछ इंडिकेशंस आपको मिलते हैं? डेफिनेटली। और इसमें कई बार अनुभव की मेंटल हेल्थ इश्यूज हालांकि लोगों को ओपन अप होना शुरू हो गए हैं, बट स्टिल ये इतना ओपनली लोग नहीं डिस्कस कर पाते। आप हम्म। अपनी फैमिली में ही अगर किसी को कहेंगे कि मुझे इस चीज का टेंशन हो रहा है, तो पहले रिप्लाई, अरे टेंशन मत लो। जैसे पेशेंट हम्म। के बोलते हैं उसको गुस्सा बहुत आता है, तो हम इसे कहते हैं गुस्सा मत करो। तो आई डोंट, हम्म। आप गुस्सा मत करो कह के तो किसी का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आप अपने ऊपर उस चीज ट्रू। को अप्लाई करके देखें। ट्रू। अगर आपको सबसे पहले रियलाइज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सो एट टाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क देम लीडिंग क्वेश्चंस, लाइक वी आस्क देम, डू यू फील कंफर्टेबल अबाउट योरसेल्फ? आपको किसी बात का कोई स्ट्रेस तो नहीं रहता? इज देयर नेगेटिव थिंकिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड? तो कभी कभी तो बहुत शॉकिंग रिस्पॉन्स भी मिलते हैं कि हम पेशेंट को देख के बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि उसके दिमाग में इतना ज्यादा नेगेटिव भी चल रहा है। स्पेशली इट कैन बी वेरी कॉमनली सीन इन पेशेंट विद इनफर्टिलिटी। कभी कभी सुसाइडल आइडियाज तक हो जाते हैं पेशेंट्स के दिमाग में। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसिल देम, देन आस्क देम, टेल देम थिंग्स हाउ टू डी स्ट्रेस, क्योंकि लोगों को स्ट्रेस नहीं लो ये तो सबसे सुनते हैं, पर उसको कम कैसे करना है इसके तरीके कोई नहीं बताता। सो वी एब्सोल्युटली। ऑफर देम हेल्प। और अगर हमें लगता है कि पेशेंट को वाकई इस चीज में एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, तो वी कैन रेफर देम टू अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, जो उनको ओवरऑल उस तरह से हेल्प कर सकते हैं, डिटेल काउंसलिंग सेशंस ले सकता है। इन सब चीजों का डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट कई बार आपकी स्ट्रेस आपकी हर चीज को होल्ड करके बैठी होती है।
एब्सोल्युटली। कितनी बार हमने मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, अपनी प्रैक्टिस में देखा है, सब गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा होगा, कोई इनफर्टिलिटी कपल है, कंसीव हो ही नहीं रहा है ना, और तंग आके फिर वो अडॉप्शन कर देते हैं। अडॉप्शन के 1-2 साल के अंदर अपने आप कंसीव हो जाता है। सो ट्रू। व्हाट इज हैपनिंग? यस। डेफिनेटली इट्स गॉड्स ग्रेस एज वेल, आई देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट, बट ये भी एक रीजन है कि आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। जो आप एब्सोल्युटली। क्रोनिकली एक चीज को लेके आप इतना स्ट्रेस्ड आउट थे, वो चीज खत्म हो गई, सो थिंग्स आर फॉलिंग बैक इनटू प्लेस नाउ। So it is very important to take care of your mental health. Never ever ignore it, because then it इनफैक्ट is only a downward spiral. There is no coming back. ट्रू। ट्रू। तो जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप सपना तो भूल ही जाइए। इनफैक्ट यस, एब्सोल्युटली इट इज टेकिंग टू योर डाउनवर्ड स्पाइरल। और Yeah, इनफैक्ट आपकी नॉर्मल लाइफ भी वो नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। फॉरगेट अबाउट कंसीविंग, वो तो yeah, एक नेक्स्ट लेवल। yeah. बिल्कुल। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ भी यही हो रहा था। शी वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंसीव मे बी फॉर ईयर्स, हम्म, एंड उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती थी। तो वो, हम्म, शी यूज्ड टू सॉब, क्राई अ लॉट, वॉशरूम्स में जाके। एंड नहीं आप हर किसी से शेयर कर पाते हैं ये बात, नहीं आप खुल के बोल बिल्कुल। पाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, या कहाँ जाएं, कैसे हेल्प मिलेगी इस हम्म, चीज के बारे में। तो वो जो प्रेशर लेके वो दिन रात काम करती थी, तो वो इम्पैक्ट कर रहा था। इनफैक्ट ये जो इंटायर साइकिल है जिसमें स्ट्रेस से कंसीव पे असर पड़ता है, और कंसीव ना करने से स्ट्रेस पे असर पड़ता है, तो ये एक विशियस एग्जैक्टली। सर्कल जैसा लगता है। तो इट वाज वेरी एब्सोल्युटली। डिफिकल्ट फॉर हर टू कम आउट ऑफ दिस। एंड वेरी वैलिड पॉइंट कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आजकल कोइंसाइड कर रही है, एंड we should really cater to both the things parallelly. Absolutely. बिल्कुल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट मिथ्स अबाउट पीसीओडी would you like to debunk? Are there common misconceptions that hinder effective management or understanding of PCOD? कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिनको आप डिबंक करना चाहेंगे, आप जो गलत हैं आज के टाइम में पीसीओडी के बारे में? और कौन से कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, गलत सोच विचार हैं इसके बारे में, जो लोग जनरली सोच लेते हैं पर एक्चुअली होता नहीं है? तो ये कैसे आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, असर कर सकते हैं, और कैसे आप एक पेशेंट को समझाना चाहेंगे इसके बारे में? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मिथ नंबर 1, सिर्फ ओबीज लोगों को ही पीसीओडी होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इज नॉट ट्रू, इवन लीन पीपल कैन हैव पीसीओ। सो इफ यू हैव प्रॉब्लम्स, गेट योरसेल्फ स्क्रीन। सेकंड थिंग, you are responsible for this. You are absolutely not responsible for this. This has lifestyle has to do something with it, but it has a genetic predisposition as well. So you are not responsible for it. यस। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको पीसीओडी हो गया, पर आप डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे वो बैलेंस हो जाए, राइट? देन थर्ड थिंग, इसमें लोग सोचते हैं कि अगर आपको पीसीओडी हो गया तो आपको प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, आपका अंडा नहीं बनता। दिस इज व्हाट यूट्यूब सेल्स, पर यस। ऐसा नहीं है। विद राइट अप्रोच यू कैन बिकम प्रेग्नेंट, यू कैन डेफिनेटली बिकम प्रेग्नेंट। सो ये आपने सिर्फ मिथ्स नहीं हटाए हैं, मिसकंसेप्शंस नहीं हटाए हैं, आपने एक बहुत वे ऑफ होप प्यारी सी दे दी है कि यस इट इज पॉसिबल, एंड यस इट इज वेरी रिलैक्सिंग टू हियर कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तो यू कांट ओवरकम इट। नो But नो I नो, want to वी। share a example of one of my patient, a very motivating example, I would say. So let's put it in 2021. I saw a patient who was 95 kgs, and she was around young girl. She was around 20 to 22 years, and she had full blown features of metabolic syndrome. Abdominal circumference high, lipid profile was deranged, cholesterol बढ़ा हुआ, BP borderline बढ़ा हुआ, borderline sugar बढ़ी हुई. I told her the lifestyle modifications, really emphasized upon it because she was very young and she had a whole life in front of her. साथ में I put on small medications ki mostly lifestyle, and then along with this medication. Then let's fast forward to next year. Next year, maybe after 18 months or so. Next year, a patient walked into my chamber, handed over the prescription to me. अब मैं प्रिस्क्रिप्शन देख रही हूँ, राइटिंग मेरी ही है, प्रिस्क्रिप्शन भी मेरा ही है, और अपने पेशेंट्स को मैं पहचान लेती हूँ, पर आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पर्सन हु हैंडेड ओवर द प्रिस्क्रिप्शन टू मी. So I politely said the prescription is mine, but I don't think I've seen you before. So she started smiling. Ki you are not able to recognize me because you knew the 95 kgs girl. You don't know the 55 kg girl.
Wow. So she had a typical Sara Ali Khan, transformation. We examined Oh, her. Her all metabolic parameters became absolutely normal. Cholesterol normal, BP normal, sugar normal. Till date, she is doing absolutely fine. Does not need any treatment from me or from anybody else. beautiful. So good to see So this. that is the power of staying motivated. Yes. Very Yes. important point, please. When I'm saying lot of many times weight loss, please इसके वजह से किसी fat diet में मत जाइएगा. Don't go for a protein replacement shake diet. Don't go for green tea diet. Don't go for any diet. Just eat Okay. simple healthy meal which is prepared at your home. क्योंकि Hmm. लाइफस्टाइल आपने ऐसा फॉलो करना है जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी फॉलो कर सकें. आपने Hmm. 3 महीने जो वेट लॉस करने के लिए आप लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. So the next question that we have is, what advice do you have for young women recently diagnosed with PCOD? For someone newly facing this diagnosis, what steps should they take and how can they stay informed and proactive about their health? ऐसा बहुत देखा जाता है कि आपको टेस्ट कराने के लिए भेजा गया और आपके टेस्ट हो गए. नाउ आपको पता चल गया कि पीसीओडी है. व्हाट नेक्स्ट? आगे अब क्या करा जाए? अगर किसी एक ऐसी महिला को पता चलता है, डायग्नोस हुआ है कि आपको पीसीओडी है, तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे, और किस तरीके से वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रख सकती हैं, किस तरीके से वो इस चीज में प्रोएक्टिव रह सकती हैं? आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए अनु, बस वही चीज है कि जब आपको पता चले कि आपको पीसीओडी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट विल गो स्टेप बाय स्टेप. सेल्फ डायग्नोज नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेना है. गो टू अ रिलायबल सोर्स, गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. Mostly all the gynecologists do deal with PCO. So take their opinion. First of all, start the lifestyle modification. If required, take the medications along with. उसके अलावा इस चीज के लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट अलोन. पीसीओ इज वेरी कॉमन. और अगर आप अपने लाइफस्टाइल का ढंग से ध्यान रखते हैं और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, और ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, ये मेरे लिए भी है, अनु के लिए भी है, हर किसी के लिए है. लाइफस्टाइल तो हर किसी को ही अच्छा रखना है ना, टू लिव अ गुड लाइफ. तो ऐसा आपसे कुछ अलग करने के लिए नहीं कहा जा रहा. सो जस्ट डू इट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट. जो चीजें लाइफस्टाइल से नहीं सॉर्ट आउट हो रही, उसके लिए मेडिकेशंस है, उसके लिए टेक्नोलॉजी है. Your symptoms can definitely be managed, but you need to be positive about it. There is no point brooding over the fact कि मुझे पीसीओ क्यों हो गया. देखो, आप जब टेस्ट कराओगे उसमें मोस्टली आपका टेस्ट में वो लेवल एलिवेटेड आ सकता है, पर हम कोई ब्लड रिपोर्ट तो नहीं है, हम तो इंसान हैं, राइट? तो अगर आपके सिम्टम्स मैनेज हो रहे हैं, आपके पीरियड्स ठीक आ रहा है, आपको कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हो रहा, तो रख दीजिए उस टेस्ट को एक तरफ. लेट द डॉक्टर हैंडल दैट. आपको सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करना है. दैट इज ऑल आई वांट टू से. यस. बार बार अपना अल्ट्रासाउंड करा के इसमें अभी भी पीसीओ दिख रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है. वो दिखेगा, वो तो बॉडी की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो दिखेगा, वो इमेज बड़ा हुआ दिखेगा. थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, पर वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है, नहीं आए. बट दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स. फोकस ऑन योरसेल्फ एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ सम पेपर्स ऑफ रिपोर्ट. तो पहली सलाह जो आप ये देते हैं कि स्ट्रेस ना लें और परेशान ना हो और अपने आप को एक रिपोर्ट या एक ब्लड सैंपल ना समझे. और दूसरी सलाह आप ये एग्जैक्टली. देते हैं कि आप एक गायनाकोलॉजिस्ट को रेफर करें और उनसे पूछें कि आगे क्या किया जाए. थैंक यू सो मच. तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं डॉक्टर मीनल, जो स्पेसिफिक हैं लोगों की इश्यूज जो कंसर्न्स चल रही हैं आज के टाइम में, with regard to conceiving, with regard to periods, PCOD, and infertility, and lot of other issues which are related to it. Although we are running out of time, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बाकी ऑडियंस से भी कि अगर किसी के और भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट मे बी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू में लेना चाहेंगे, जिसमें हम पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन की बताएंगे. और मैं डॉक्टर मीनल को रिक्वेस्ट करूंगी कि आइडिया दे स्पेसिफिक टू द पर्सन, जैसा कि पूछा जा रहा है उनके प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन. इंटरव्यू वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू डॉक्टर मीनल. ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा कि किसी फ्रेंड से बात हो रही है. और आप बहुत ओपनली हर चीज को डिस्कस करते हैं और सारे व्यू पॉइंट बताती है. सबसे अच्छी बात ये लगी इस इंटरव्यू की. इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि अगर किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, तो वो
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, और हम कोशिश करेंगे जितना हो पाए हम अगले वाले पार्ट में इसके वो कंसिडर करें. And I request Dr. Meenal to please be available for the next part. And thank you so much for coming for this particular Sure. session. Thank you, Dr. Meenal. Thank you so much. Thank you. Pleasure was Thank all you. mine. It was lovely interacting with you. Same here. Thank you. Bye bye.